यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। वेट देन, सो स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। यस अशफाक। सर, आपने कल बोला था कि वो एपीके टूल एंड एपीके मोड सेटअप करने को, मतलब देखने को। तो मैंने एपीके मोड सेटअप करते टाइम एक एरर आया था। तो बेसिकली मुझे लगा था कि वो फोन के टर्मक्स के लिए है। तो चैट जीपीटी में मैं गया तो उधर बोला कि नैनो करके कुछ छेड़छाड़ करने को, सेटअप डॉट एस फाइल को तो करके मैंने कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। लेकिन वो बाइंड आपने नहीं हो। बैश कमांड से रन करा था सेटअप डॉट sh को या डॉट स्लैश से? नहीं, मैंने पहले जब आपने बोला था ना, मतलब क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर दे डैश, हाँ, बैश कमांड लिख के फिर वो तब नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा फिर मतलब पहले तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने जब वो फाइल में छेड़छाड़ की तब रन हो गया था। बैश कमांड से भी हुआ और डॉट स्लैश से भी हुआ, दोनों से। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो रहा है कि मतलब बाइंड नहीं हो रहा है। मैंने सेम कमांड लिखा, एपीके मॉड बी, उसके बाद क्या बोलते हैं जो नाम था एपीके का, लेकिन बाइंड नहीं हुआ। फिर मैंने एपीके टूल को भी सेटअप करने लगा तो उधर जार फाइल ही डिलीट हो गया शायद। कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, क्या अभी भी सेम एरर आ रहा है या डिफरेंट एरर? नहीं, मतलब मेरा तो मेन गोल यही था कि एप्स को, मतलब एपीके को बाइंड करना था। लेकिन नहीं, एपीके मैं ये मॉड पूछ रहा सेट। हूँ कि जब आपने एपीके टूल की मदद से बाइंडिंग प्रोसेस करा, तो पहले एक एरर आ रहा था। क्या अभी भी वही एरर आ रहा है या दूसरा एरर आ रहा है? नहीं, अभी 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 तो दिखा रहा है कि जार फाइल ही एरर हो चुका है। पर जार फाइल की जरूरत पड़ती नहीं है अशफाक, वो एरर एपीके टूल लिखने पे आ रहा है ना, एरर दूसरा है ना, कहने का मतलब। हाँ, वो वाला एरर नहीं है, मतलब जो ठीक है, दिखा रहा कोई था ना बात वो नहीं। नहीं है। ठीक है, अपन रिजॉल्व कर देंगे, और कोई इशू नहीं है। सर और ठीक है। सर एक और एरर है, मेरा लाइफ एरर से ही भर चुका है शायद। विंडोज में आपने जो भेजा था ना कल, ट्रोजन एपी के, वो सब डिफेंडर वगैरह ऑफ करने के बाद भी मतलब मलेशिया से ऐप्स दिखा के इंस्टॉल नहीं हो रहा। हर बार सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है। इंस्टॉल नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, इंस्टॉल नहीं हो रहा, मतलब जो कहाँ ट्राई सॉफ्टवेयर किया आपने ओपन ही नहीं। इंस्टॉल करने का? नहीं, मतलब विंडोज विंडोज में में? जैसे आपने, हाँ, जैसे आपने कल खोला था ना, मतलब एकदम वो सॉफ्टवेयर में एक दो बार क्लिक करने से ही ओपन हो जा रहा था आपके, मतलब आपके लैपटॉप में। लेकिन मेरा कुछ पॉपअप आके दिखा रहा है मलेशिया से ऐप है, तो ओपन ही नहीं हुआ। ठीक है। ओके अशफाक, एक काम करते हैं। मैं दो टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। है ना, आपके बैकग्राउंड से डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं दो टॉपिक्स पढ़ाता हूँ ओके और वो सर। टॉपिक्स पढ़ाने के बाद अपन अपना एरर जो है वो रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर, सर थैंक यू कर देना, 3 दिन से। और इन केस अगर ऐसा होता है कि अपने पास टाइम कम भी बचता है, तो भी टेंशन मत लेना। मैं आने वाले कुछ दिन, यानी आई थिंक आज का टॉपिक पढ़ा के 17 को करियर काउंसलिंग करूंगा। और उसके बाद 18 और 19 जो है ये आप लोगों के डाउट्स, 18 जो है वो आपका डाउट सॉल्विंग में डाल दूँ। ठीक है। तो उसमें पूरे दिन डाउट ही रिजॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को पहले एंड कर दे, फिर हम आगे बढ़ सकें। एक टास्क मैंने सभी को दिया था कि एक बार अपने ब्रोशर को अच्छे से चेक करना। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो किसी भी रीजन से रह गया हो, तो वो मुझे चैट में ड्रॉप कर देना। तो अगर आप में से किसी को कोई भी ऐसा टॉपिक मिला है या लगा है कि शायद रह गया हो, तो मुझे वो चैट में सब लोग शेयर कर दो, जो जो टॉपिक्स आप लोग को लगे हैं, ताकि कुछ भी मिस ना हो। है ना, हम सब कुछ पढ़ पाए। ठीक है। पहले तो आप लोग मुझे टॉपिक शेयर कर दो, उसके बाद जो जो एरर्स आ रहे हैं अपन एक एक करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके सही है। परफेक्ट। ओके एवरीवन, सो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एसएमएस बॉम्बिंग के बारे में। देखो, हमारा एंड्रॉइड जो है, हमारे मोबाइल डिवाइसेस, इस पे एक अटैक होता है, एक तरीके का डॉस अटैक, जो केवल और केवल हमें परेशान करने के लिए करा जाता है। ये हम किसी को परेशान करने के लिए करते हैं। और हम ऐसा करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट का नाम है एसएमएस बॉम्बिंग। एसएमएस बॉम्बिंग का मतलब यह है कि सामने वाली मशीन पे आप कंटिन्यूअसली इतने सारे मैसेजेस भेज रहे हो अलग अलग नंबर से, कि वो यूजर परेशान हो रहा है।
और उस यूजर को परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे मिलिशियस पैकेट, आपने बहुत सारे एसएमएस उसको कंसिस्टेंटली आप भेजते जा रहे हो। ये कैसे हो सकता है? तो एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट अगर हम समझें कि अगर आज मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, मान लेते हैं मैं जोमेटो की वेबसाइट पे गया, और जोमेटो की वेबसाइट में जाके उसने मुझे कहा कि रजिस्ट्रेशन करो। मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा और गेट ओटीपी पे क्लिक करा। तो ओटीपी किसे मिलेगा? मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा था। लेकिन अब अगर मैं वहीं पे अपना मोबाइल नंबर ना लिख के आप में से किसी का मोबाइल नंबर लिख दूं, अशोक का मोबाइल नंबर लिख दूं या सैयद का मोबाइल नंबर लिख दूं, तो वो ओटीपी अब किसको सेंड होगा? वो ओटीपी अब किसको भेजा जाएगा? यस एवरीवन, वो जो ओटीपी है वो किसको भेजा जाएगा? सैयद को भेजा जाएगा, जिसका मोबाइल नंबर लिखा उसको भेजा जाएगा। अगर मैं ऐसा बार बार करूं तो बार बार सैयद को ओटीपी भेजे जाएंगे। और यहीं पे मैं एक वेबसाइट पे ना रुककर, केवल एक जोमेटो पे ना रुककर, अगर मैं एक से ज्यादा वेबसाइट्स को यूज दूं, यानी मैं करीब करीब 10 15 या 20 25 वेबसाइट्स पे जाके सैयद का कॉन्टेक्ट नंबर लिख दूं, तो सैयद को हर कुछ सेकंड्स में, हर कुछ देर में 20 20 मैसेजेस जाते रहेंगे। वो भी अलग अलग नंबर से, नंबर्स तो होंगे नहीं, अलग अलग कंपनी से। जब सैयद को अलग अलग कंपनी से ओटीपी जा रहे हैं, तो क्या सैयद कभी भी ये पता लगा पाएंगे कि वो ओटीपीज मैं भेज रहा हूँ? चांसेस हैं कोई ऐसा करने के? क्या उन ओटीपीज को रोकने का कोई तरीका है? ना रोकने का तरीका है, ना ये पता लगाने का तरीका है कि वो पैकेज कौन भेज रहा है, वो एसएमएस कहाँ से है। ये बस परेशान करेंगे, और हम परेशान होने से बच सकते हैं। एसएमएस रोक तो नहीं सकते, लेकिन परेशान होने से बच सकते हैं। और वो कैसे होगा, मैं समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ होता क्या है कि सर, अगर मैंने आज एक प्रोग्राम बना दिया तो वो मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाएगा, खुद ही नंबर डालता रहेगा और वहां से ओटीपी आता रहेगा। एक यूजर कुछ नहीं कर सकता। कोई एक नंबर से ओटीपी आता तो रोक भी सकता था, अभी तो अलग अलग जगहों से आ रहे ओटीपी, ब्लॉक भी नहीं कर सकता, रोक भी नहीं सकता, है ना? तो ये यूजर को परेशान करने के लिए वर्क कैसे करता है पहले वो बताता हूँ, फिर इसके इससे हम खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। सेफ से मेरा मतलब है ओटीपीज तो आएंगे, पर हम खुद को परेशान होने से कैसे बचा सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। मैंने यहाँ पे रूट परमिशंस ले ली है। मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, मेरे पास देखो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी है, बहुत सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पड़े हैं जो ये एसएमएस बाउंड्री का काम करते हैं, है ना? लिस्ट ऑफ टूल्स है, मल्टीपल टूल्स है।
अब हमने कहा हमें कोई एक तो यूज लेना पड़ेगा, तो मैं एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही पुराना सा टूल यूज ले रहा हूँ ताकि आपको वर्किंग समझ आ जाए। ऑल्दो हम ऐसा करते नहीं है क्योंकि ये किसी भी तरीके से एक एथिकल एक्टिविटी नहीं है, ये बस किसी को परेशान करने की एक्टिविटी। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लोग ऐसा कैसा करते हैं, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टी बॉम्ब, मेरे पास वेबसाइट आ गई टी बॉम्ब की, हम वहां पे जाएंगे। हमें पता है टी बॉम्ब मतलब किसी भी गिटहब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैं जाऊंगा अपने टर्मिनल पे, जो यूआरएल था वो कॉपी करेंगे, गेट क्लोन करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। खैर एक बार करके ही बता देते हैं। एंड एवरीवन, मुझे एक भी टॉपिक नहीं मिला है अभी तक चैट ही। एटलीस्ट अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिला है तो मुझे चैट में लिख देना कि सब कंप्लीट हो चुका है। बट मुझे चैट में एक बार अपडेट कर दो, क्या कोई टॉपिक पेंडिंग है या सब कंप्लीट हो चुका है। इसमें मुझे सबके रिप्लाई चाहिए हैं, है ना? आपके हिसाब से अगर कोई भी टॉपिक पेंडिंग है तो वो चैट में लिख दो, और अगर नहीं है तो वहां पे अपडेट कर दो कि आपके हिसाब से कोई टॉपिक पेंडिंग नहीं है। हाँ, ये टूल है, हमने कोड पे क्लिक करा, यूआरएल को कॉपी करा, हम गए अपने टर्मिनल पे। यहाँ पर हमने लिखा गेट स्पेस क्लोन और हमारा यूआरएल, एंटर प्रेस करा। ठीक है, ये कह रहा है टी बॉम्ब आपके पास पहले से पड़ा है, हमने लिखा सीडी टी बॉम्ब, एलएस करा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है requirements.txt, और उसके पास एक फाइल है tbomb.sh नाम। ठीक है, ये जो tbomb.sh नाम की फाइल है हमें उसे रन करना है, तो हमने लिखा ./tbomb.sh, एंटर प्रेस करा, वो अपना आप सारा सेटअप कर लेगी। अगर कोई पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ भी होगा, तो ये खुद ही पूरा मैनेज कर लेगी। मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। इसने कहा कि इसके पास ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, मैंने कहा मैं एसएमएस बॉम्बी यूज लेना चाहूंगा, तो मैंने 1 लिख के एंटर प्रेस कर। अब इसने मुझे कहा कि सर अगर आपको एसएमएस बॉम्बिंग परफॉर्म करनी है तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे किस मोबाइल नंबर पे करनी है, उसका कंट्री कोड क्या है और कितने मैसेजेस भेजने हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी एक रैंडम मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। एक बार से स्टार्ट होने देते हैं, अपडेट कर रहा है ये खुद को। कंट्री कोड मांग रहा है, हमने 91 लिख दिया। मोबाइल नंबर मांग रहा है, हमने कोई भी एक मोबाइल नंबर लिख दिया। ठीक है, हमने एंटर प्रेस करा। इससे हमसे पूछा कितने मैसेजेस भेजने हैं, पता नहीं किसका मोबाइल नंबर होगा, तो हमने कहा 20 मैसेजेस भेजिए। हमने एंटर प्रेस करा, इसने बोला कितने सेकंड्स का डिले देना है, हमने कहा 1 सेकंड का डिले दे दो। एंटर प्रेस करा, नंबर ऑफ थ्रेड्स हमेशा उतने ही लिखना जितने आपने मैसेजेस लिखी, क्योंकि हमें नहीं पता इसके पास एग्जैक्टली कितने थ्रेड्स हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं मैसेजेस भेजने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जितने मैसेजेस लिखे थे उतना थ्रेड्स लिख दिया, क्योंकि एट लास्ट ही यूज तो उतने ही लेगा जितने इसके पास अवेलेबल है। मैंने एंटर प्रेस करा, फिर से एंटर प्रेस करा, आप देखोगे यहाँ पे मेरे मैसेजेस जाना स्टार्ट हो गए हैं। आप ये भी चीज एक्सपीरियंस करोगे कि सर हमने तो 20 लिखा था लेकिन शायद सामने वाली मशीन में 10 मैसेज ही पहुंचे। हो सकता है ऐसा हो, है ना? आप लोग ऐसा ऐसी चीज एक्सपीरियंस करोगे। बट पार्ट ये है कि अगर मैं 200 लिख दूंगा और 100 मैसेजेस भी किसी को जाते हैं, मैं 500 लिख दूंगा और 100 मैसेजेस भी किसी को जाते हैं, मैं कम से कम फिगर भी ले रहा हूँ, तो अभी ये सामने वाले को परेशान ही कर रहा है। मुझे क्या करना है, बस एक कमांड, एक प्रोग्राम रन करना है। और तो इस प्रोग्राम के लॉजिक्स में कुछ ऐसे चेंजेस भी मैं कर सकता हूँ कि ये लगातार रन होता ही रहे, कभी बंद ही ना हो। तो इन शॉर्ट ये बस किसी को परेशान करने का एक तरीका है। क्लियर है, सभी को समझ आया? एसएमएस बॉम्बिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? मैं इसे बंद कर देता हूँ फिलहाल। मैंने बंद कर दिया कंट्रोल सी से। ये था हमारा एसएमएस बॉम्बिंग का कंसेप्ट। एक हमारे पास कंसेप्ट आता है की लॉगर्स का। की लॉगर्स क्या होते हैं? सर की लॉगर्स वो मिलिशियस प्रोग्राम है जो आपके हर एक की प्रेस को रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब अगर आपने अपने कीबोर्ड पे अगर कोई भी की को प्रेस करा है तो उसका लॉग बन जाएगा कि यूजर ने के लिखा या एच लिखा, सॉरी,
यूजर ने एच लिखा, यूजर ने आई लिखा, मैं जो जो टाइप करता रहूंगा उसके लॉग्स रिकॉर्ड होते रहेंगे। अब चाहे मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने यूजर नेम लिख रहा हूँ, चाहे पासवर्ड लिख रहा हूँ, चाहे कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं जो भी टाइप करता रहूंगा वो एक फाइल में सेव होता रहेगा। इसे की लॉगर कहा जाता है। ऐसे की लॉगर प्रोग्राम्स में बहुत आसानी से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकता हूँ। और ऐसे की लॉगर के कई सारे मार्केट में मिलिशियस प्रोग्राम्स हैं। नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ मिलिशियस प्रोग्राम आपको की लॉगर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के प्रेस करे हुए कीज को रिकॉर्ड करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारा मिलिशियस प्रोग्राम हमने पहुंचाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबसे बेयर मिनिमम चीज करेंगे तो क्या करेंगे, हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। तो चलो मान लेते हैं हम चैट जीपीटी पे गए। यहाँ पे मैंने लिखा मेक अ पाइथन प्रोग्राम दैट records my every key pressed and store in keys.txt फाइल। कुछ ऐसा मैंने लिख दिया, that records my every key press from keyboard। अभी इसने फंक्शन बना दिया, हमने इसे कॉपी करा। शायद मैसेजेस कितने भी हो, 1 सेकंड का उसमें ना गैप देना चाहिए। ठीक है, ऐसा इस वजह से करता है ताकि कोई भी मैसेज है ना ब्रेक ना हो, आराम से पहुंचे। मतलब वो प्रोसेस स्किप ना हो जाए, कोई भी मैसेज स्किप ना हो, आराम से एक एक मैसेज भेजा जाए, इसलिए हम 1 सेकंड का गैप तो दे देते हैं। हम जितना चाहे और दो अलॉट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम इससे बचेंगे कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ हैंड टू हैंड, मैं मिस कर दिया था वो वाला पार्ट। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी के डिवाइस में मैसेजिंग ऐप है, मैसेज का ऐप है। वो मैसेज जिस पे एसएमएस रिसीव होते हैं, एसएमएस वाला सॉफ्टवेयर सभी के डिवाइस में है। वहीं पे मैसेजेस रिसीव होते हैं सारे। तो ये जो एसएमएस वाला एप्लीकेशन है मेरा, जो सॉफ्टवेयर है, मैं जब इस पर क्लिक करूंगा या क्लिक करके रखूंगा और उसकी ऐप इन्फो में जाऊंगा, तो ऐप इन्फो में जाने के बाद मैं मेरे मैसेजिंग वाले सॉफ्टवेयर को फोर्सफुली स्टॉप कर दूंगा। ऐसा करने की वजह से कंसिस्टेंटली मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव तो होंगे, पर नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा। वो बैकग्राउंड में आते रहेंगे, और क्योंकि मेरा मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बंद है तो मुझे कोई पॉपअप नहीं दिखेगा। और जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो एक साथ सारे मैसेजेस रिसीव हुए दिखाएगा और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसको बंद कर दूं, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इन शॉर्ट, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैसेजेस इकट्ठा हो जाएंगे, मैं क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। क्लियर हुआ सभी को? नॉर्मली एसएमएस बॉम्बिंग से फोन क्रैश नहीं होता है, लेकिन अगर एसएमएस बॉम्बिंग इतनी ज्यादा हो कि फोन की सारी स्टोरेज कंज्यूम कर ले, तो वो मिसबिहेव कर सकता है। लेकिन ये बहुत ओवर होने पे होगा, क्योंकि अब स्टोरेज बहुत अच्छी आती है फोन में। तो क्रैश नहीं होगा, बट मिसबिहेव करेगा, थोड़ा हैंग होगा, क्योंकि जब भी एक एसएमएस आता है ना, तो इंटरनेट भी फ्लक्चुएट करता है। करेक्ट, आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, एकदम से मैसेज एसएमएस आएगा तो इंटरनेट रुकेगा उस दौरान। तो अगर ऐसे कंटिन्यूस मैसेजेस आते रहेंगे तो इंटरनेट पे इश्यूज आएंगे, तो आपकी बेसिक एक्टिविटीज आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से परेशान करता है। अब यहाँ ध्यान देना सब लोग, हमने एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया, हमने इसे कॉपी करा, हम गए नोट पैड में, इस प्रोग्राम को पेस्ट करा और इसे सेव कर दिया। इसे सेव किया हमने डेस्कटॉप पे, keyboard.py नाम से। ठीक है,
कीबोर्ड डॉट पाई नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया, फाइल को सेव करने के बाद बंद कर दिया। और अब चलते हैं हमारे विंडोज पे। तो अब अगर किसी ने इस फाइल को रन करा, कैसे भी मैं डॉट बीएटी एक्सटेंशन की भी बना सकता था, फिलहाल तो प्रोसेस समझा रहा हूँ बस मैं। अगर किसी ने भी इस फाइल को रन कर दिया, एक सेकंड। अगर ये प्रोग्राम किसी भी डिवाइस में रन होता है, तो अब आप कहीं पे भी कोई भी की प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, उसे रिकॉर्ड करता रहेगा। और जो भी की आप जहां भी लिखे हो, चाहे मैं चैट में कुछ लिख दूं, जैसे चैट में मैंने लिखा हाय, और भी मैंने कुछ रैंडम वर्ड्स लिखे थे चैट में, सैयद को गया ये हाय। जब मैंने कुछ भी ऐसा टास्क परफॉर्म करा, तो ऐसा करने के बाद मैं देखूंगा कंट्रोल सी करने के बाद, अच्छा इसे रोकेंगे कैसे ये भी देखना पड़ेगा, प्रेस एस्केप टू स्टॉप स्टॉप। हाँ, हमने स्टॉप कर दिया। और शायद यहीं पे हमारी करंट लोकेशन में इसने फाइल बना दी होगी, चांसेस हैं। नहीं तो प्रोग्राम देखो, कीज डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल आई है, और मैंने अब तक ये प्रेस करा, ये मैंने प्रेस करा था, ठीक है। स्पेस बार मैंने प्रेस करा था कंटिन्यूस, और मैंने हाई लिखा था, विजिबल होगा आप सभी को। तो इस तरीके से मेरे हर एक की लॉग को रिकॉर्ड करता रहेगा। मार्केट में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। आपको कई सारे टूल्स भी मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम बनाओ। बट आपको ये समझना आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इससे कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी सर्विसेज बन करेंगे। क्या ये बात सभी को समझ आई, क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप में से कुछ जनों के एंड पे तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बाकी सबका क्या स्टेटस है? एक बार सभी मुझे रिप्लाई कर दो, आपके एंड पे क्या कोर्स पेंडिंग है, कोई हिस्सा बचा है, या सब कंप्लीट है? अगर कंप्लीट है तो मैं आपको करियर काउंसलिंग की तरफ ले जाऊं, और फिर आप लोगों के डाउट सॉल्विंग की क्लासेस को स्टार्ट करवाएं। ओके, ग्रेट। ठीक। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को करियर काउंसलिंग की तरफ तो ले जाता ही नहीं, उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स की लास्ट डेट है आप लोगों की 19, और मैक्स टू मैक्स अगर किसी को टाइम चाहिए है, तो आपकी इस डेट को मैं एक्सटेंड करके 21 तक कर सकता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है, केवल इस रीजन से। 21 तक आप सबके असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में ग्रेड्स उसी बिहाफ पे मिलेंगे, या सर्टिफिकेट उसी बिहाफ पे। है? बहुत अच्छे। अब देखो, आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें समझाता हूँ। करियर काउंसलिंग में एक और आपके लिए खास बात है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज भी समझाने वाला हूँ, ताकि आप फ्यूचर में चीजें पढ़ने के लिए फ्री में कई सारे रिसोर्सेज अवेल कर पाए। सो पॉइंट ये है कि सर हमने एथिकल हैकिंग नाम से कोर्स को ज्वाइन करा। ये कोर्स 2 मंथ्स का था, जिसने हमें कुछ 20+ मॉड्यूल्स का जो है कंटेंट दिया, जिसमें हमने हर एक टॉपिक के बेसिक को सीखा। वैसे लोग हमने बेसिक से थोड़ा अच्छा नॉलेज लिया है, लेकिन ओवरऑल उसे बेसिक ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि सर हमने 20 मॉड्यूल्स के बेसिक कंसेप्ट को सीखा,
जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स थे। एक नेटवर्किंग की बात कर रहा था, एक डिवाइसेस की बात कर रहा था, एक वेबसाइट्स की बात कर रहा था, एक फायरवॉल्स की बात कर रहा था। सब अलग अलग डायरेक्शंस में बात कर रहे थे, लेकिन सबका मेन मोटिव, मेन गोल क्या था? सिक्योरिटी। असल में ये 20 मॉड्यूल्स जो हैं, ये हमें अवेयर कराते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड से। साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली है क्या? तो सर, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट, एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ा एरिया है। क्योंकि ये बात कर रहा है, साइबर मतलब क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब फिलहाल आप समझना हर वो चीज जो डिजिटल है। इंटरनेट की सिक्योरिटी की बातचीत कर रहा है, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में हर एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। अब उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं सर। वेबसाइट्स आती है, हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर आते हैं, मल्टीपल तरीके की टेक्नोलॉजीज वहां पे आ जाती है। ये सबकी सिक्योरिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब एक बहुत बड़ा फील्ड है। हम हमें क्या होता है बेसिकली, एथिकल हैकिंग के बाद हम साइबर सिक्योरिटी में एंट्रेंस ले लेते हैं, यानी अब हम इसके डोमेन्स को, इस फील्ड को समझने लग जाते हैं। इस फील्ड में खुद के इसके खूब सारे डोमेन्स हैं। कोई साइबर सिक्योरिटी नहीं सीखता है। हर एक प्रोफेशनल हैकर साइबर सिक्योरिटी में अपनी एक फील्ड को चुनता है, अपनी एक फील्ड को सिलेक्ट करता है, और उसी फील्ड से रिलेटेड आगे अपनी नॉलेज को कंटिन्यू करता है। सर, क्या क्या फील्ड्स हो सकती है? वैसे तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी फील्ड्स है, लेकिन मैं आपको टॉप 4 फील्ड्स बता देता हूँ जो ज्यादातर हम सेलेक्ट करते हैं और हमें करनी चाहिए। ये टॉप 4 फील्ड्स क्या है? सबसे पहली आती है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वेब पेन टेस्टिंग क्या है? सर, इसमें आप वेबसाइट्स की टेक्नोलॉजीज में टेस्टिंग करते हो, कमियां ढूंढते हो, अटैक करते हो, उन्हें सिक्योर करवाते हो। ये वेब पेन टेस्टिंग कहलाता है। देन हमारे पास आता है एपीके पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो होती है उनको स्कैन करते हो, उनमें कमियां ढूंढते हो, डिकम्पाइलिंग, रिकम्पाइलिंग, सोर्स कोड को एनालाइज करना, ये सारे कंसेप्ट सीखते हो। एप्लीकेशंस में कमियां ढूंढ के उन्हें सिक्योर करने का कंसेप्ट। तीसरा आता है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जिस तरीके से हमने नेटवर्क स्कैनिंग करी, एन्यूमरेशन करा, नेटवर्किंग में कमी ढूंढी, उसे हैक करा एक्सप्लॉइट्स की मदद से, इसी प्रोसेस को और एडवांस लेवल पे करा जाता है, जिसमें फायरवॉल बाईपास टेक्निक्स आती है, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस आता है। अलग अलग तरीके से हम सिस्टम का डेटा लेने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, नेटवर्किंग में कमी ढूंढ के उसे सिक्योर करते हैं, इसे नेटवर्क पेन टेस्टिंग कहते हैं। और फाइनली फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है डिजिटल फॉरेंसिक्स। डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब है एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी पढ़ाई, एक ऐसा फील्ड जिसमें आप बात करते हैं डेटा की, जिसमें आप बात करते हैं सबूत की, एविडेंस की। तो असल में डिजिटल फॉरेंसिक्स में आप डिवाइसेस में से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, सबूत इकट्ठा करते हो, यानी एविडेंस इकट्ठा करते हो, ताकि आप केसेस को, अलग अलग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, और आपके लॉस हुए डेटा को आप फिर से ला सके, रिकवर कर सके। ये सारे कंसेप्ट डिजिटल फॉरेंसिक्स में सीखे जाते हैं। हर फील्ड, इन चारों फील्ड में, हर फील्ड में बहुत अच्छा करियर है, हर फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप। डिफरेंस बस इतना है कि हमें इनमें से फील्ड कौन सी पसंद। जो भी फील्ड आपको पसंद आएगी ना, आप उसमें डेफिनेटली करियर बना पाओगे, आपको बस हार्डवर्क करना है। वो सारी फील्ड्स मांगेगी, हर फील्ड में अच्छी इनकम होगी, हर फील्ड में आप बहुत अच्छे लेवल तक सक्सेस दे पाओगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी फील्ड सिलेक्ट करो वो आपको पसंद होनी चाहिए, इतनी पसंद होनी चाहिए कि आप उसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल सके। जब आप उस फील्ड के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, जब आप उस फील्ड को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप वहां पे क्विट ना करो, कभी थको नहीं करो। आप एक लंबे समय तक विथ इंटरेस्ट वहां पे एफर्ट्स डाल सके, और ये तभी होता है जब हमें कोई फील्ड पसंद होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी फील्ड पसंद है, या इनके अलावा भी कोई फील्ड पसंद है, तो आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए जो फील्ड पसंद होगी। हम उसमें मेहनत ज्यादा कर पाएंगे, और ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे आप मेहनत करो और आपको सक्सेस ना मिले। आपको बस तब तक मेहनत करनी है जब तक सक्सेस मिल नहीं जाए, और वो मांगती है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो हमारा पैशन नहीं है, तो हम उसे क्विट कर देंगे, हम उसे छोड़ देंगे बीच में। समझ आया सभी को? अब संदीप का एक क्वेश्चन है कि सर, रेड टीमिंग किस हिस्से में आता है? तो मैं आपको बता दूं, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, पर्पल टीमिंग, ये सब केवल जॉब टाइटल्स हैं।
ये सब केवल कैटेगरीज हैं। एक पर्सन जिसने वेब टेस्टिंग सीखा है, वो वेबसाइट में ऑफेंसिव तरीके से भी टेस्टिंग करता है और डिफेंसिव तरीके से भी टेस्टिंग करता है। जब ऑफेंसिव तरीके से करता है तो उसे रेड टीम कहा जा सकता है। जब वो अपनी टीम, मतलब एक्चुअली क्या है, ये जॉब टाइटल है। लोग कहते हैं कि हम एक रेड टीम बना रहे हैं, यानी वो ऑफेंसिव हैकर्स की एक टीम बना रहे हैं जो उन्हीं की वेबसाइट में ऑफेंसिवली, क्या ऑफेंसिव का मतलब है अटैक करने के प्रोस्पेक्टिव से लगातार अटैक करती रहेगी कमी ढूंढने के लिए। डिफेंसिव क्या करेगी, उन अटैक से बचाती रहेगी। तो एक कंपनी में दोनों टीम्स को रखा जाता है, रेड टीम और ब्लू टीम। रेड टीम ऑफेंसिव वे में अटैक करेगी, ब्लू टीम उसे सिक्योर करेगी। ऐसा करते करते कंपनी दिन ब दिन सिक्योर होती जाएगी। ये वेब टेस्टिंग में भी होता है, एपी के टेस्टिंग में भी होता है, नेटवर्क टेस्टिंग में भी होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स में नहीं होता है बस। समझ आया सभी को? तो रेड टीम ब्लू टीमिंग कोई कोर्स नहीं है। असल में आप फील्ड का नॉलेज लेकर उसको अपने तरीके से यूज लेते हो आप, क्योंकि मार्केट में कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा फेमस हो रही होती है ना। जब मेरे को फॉर एग्जांपल बीइंग अ कंपनी मुझे ये दिखा कि अरे यार आप लोगों को तो रेड टीम में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने मेरे कोर्स का टाइटल रख दिया रेड टीमिंग कोर्स। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आपको जो नॉलेज दिया जाता है दोनों तरीकों से दिया जाता है, ऑफेंसिव वे में, डिफेंसिव वे में। आप उसका यूज जिस तरीके से लेते हो और आपको जो जॉब टाइटल दिया गया है उस बिहाफ पे आप रेड टीम या फिर ब्लू टीम कहला सकते हो, अगर आपकी रेड टीम में आपकी हायरिंग करी गई है, ब्लू टीम में हायरिंग करी गई है तो। अब इसी के बहुत सारे नाम हैं। तो मार्केट में बहुत बड़ा गेम टाइटल्स के रूप में चलता है। नॉलेज डिफरेंट नहीं होती, टाइटल्स बदलते रहते हैं। समझ आया सभी को? हाँ। अब ये तो मैंने आपको फील्ड का इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं ना दो तरीके से इसको क्लियर करूंगा। देखो पहला मैंने, एक्चुअली क्या है, साइबर सिक्योरिटी में दो प्रोस्पेक्टिव है। या तो आपको आगे जो है अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना है, ठीक है, या आपको आगे अर्निंग करनी है। अब अगर हमें लर्निंग करनी है या अर्निंग करनी है, दोनों ही सिनेरियोज में आपके सामने रख देता हूँ। लर्निंग में मैंने आपको बताया आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर कर चुके हो, आपके पास कई सारी फील्ड्स हैं। आप उनमें से उस फील्ड को सिलेक्ट करोगे जो आपको पसंद है। जो भी पसंद होगी उससे रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, लर्निंग वाइज बता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो सर अगर मान लेते हैं हम में से कुछ लोगों ने कहा हम वेब टेस्टिंग करेंगे, कुछ ने कहा एपी के टेस्टिंग करेंगे, कुछ ने कहा डिजिटल फॉरेंसिक्स करेंगे, और कुछ ने कहा नेटवर्क पेन टेस्टिंग करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी फील्ड बताई जो आपको पसंद है। चाहे कोई भी हम फील्ड सिलेक्ट करें तो पढ़ने का एक तरीका होगा, उसकी नॉलेज लेने का एक तरीका होगा, यानी वो सोर्सेस क्या है जिससे हमें ये नॉलेज मिलेगी। तो जब सोर्सेस की बात आती है तो मेरा जो सबसे फेवरेट सोर्स है, जो मैं सबसे हाई लेवल पे रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, वो फर्स्ट सोर्स, सबसे हाईएस्ट रिकमेंडेड सोर्स जो है वो रहेगा बुक्स। मैं कहूंगा जो भी फील्ड पसंद है उसकी बुक्स पढ़े। ऑनेस्ट लेवल पे एक बुक उतना नॉलेज देगी जो शायद मैं भी अभी आपको नहीं दे पाया है, या कोई भी मेंटर कोई भी कोर्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड होता है, ह्यूमन की नॉलेज लिमिटेड होती है। लेकिन एक बुक में 5 10 15 जने अपनी नॉलेज ऐड करते जाते हैं और उसे दिन ब दिन रिफाइन करते जाते हैं। तो बहुत ही पेशेंस से बनाया हुआ एक कंसेप्ट है। बुक्स आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, आपके लिए बहुत अलग अलग लेवल्स पे हेल्पफुल रहेगी, ऑनेस्टली। तो बुक्स मेरा फर्स्ट रिकमेंडेड सोर्स है, आपको डेफिनेटली गो थ्रू करना चाहिए। अब हम में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं सर हमें बुक्स नहीं पसंद, हम पढ़ नहीं सकते, हमें पढ़ना पसंद नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का गैप आ रहा है, ऐसा कुछ भी इशू आता है। तो आप यूज लोगे आपके सेकंड सोर्स को, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज। रिकॉर्डेड कोर्सेज में क्या होता है कि सर आप बने बनाए कोर्सेज जो मार्केट में अवेलेबल है उनको यूज लोगे फिर, ताकि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए, जैसे यूडेमी है, यूट्यूब है ना, अलग अलग सोर्सेस है जहाँ पर आपको बने बनाए कोर्सेज मिल जाते हैं, आप उनको देख के कर सकते हैं। फिर भी कुछ जने कहेंगे कि सर हमसे एरर्स रिजॉल्व नहीं हो रही, हम खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम रिकॉर्डेड कोर्सेज से भी नहीं कर पा रहे, तो वो लोग ज्वाइन करते हैं बैचेस को। अब बैचेस कहाँ पे और कौन सा ज्वाइन करें? आप कहीं पे भी बैच ज्वाइन करो, आपके पास दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। आपके लिए बजट फ्रेंडली होना चाहिए, वो आप ऑब्वियसली ध्यान रखोगे। जो कोर्स कंटेंट है वो रिच होना चाहिए, और जो भी आप पढ़ रहे हो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि कोई भी कोर्स 100% तो होता नहीं है जो आपको सब कुछ सिखा दे। इन तीन फैक्टर्स का ध्यान रख के आपको कंपैरिजन करके कोर्सेज सिलेक्ट करने चाहिए, बैचेस सिलेक्ट करने चाहिए। क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को, ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंटर सबसे ज्यादा रहते हैं।
मैं आपको बताता हूँ कि ये हमें मिल कैसे सकता है, बुक्स कहाँ से मिलेगी, रिकॉर्डेड कोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं, क्या हमें फ्री में बुक्स और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल सकते हैं? तो बिल्कुल मिल सकते हैं। ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। हम चलते हैं हमारी काली मशीन पे, नॉट काली मशीन पे, ब्राउजर में चलते। देखो अगर आज आपको, पहले तो सब लोग मुझे बताओ आपको कौन सी फील्ड पसंद है। तो आप में से मेजोरिटी लोगों का जो आंसर आएगा, मैं उसकी बुक्स रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो डाउनलोड कैसे होगी वो भी बता दीजिए। अशफाक, एग्जाम्स के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। मतलब किसी दूसरी कंपनी या ऐसे चीजों को मैं ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वेब पेन टेस्टिंग, ठीक है। वेब पेन टेस्टिंग की, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। मैंने वेब पेन टेस्टिंग बुक्स लिखा, मेरे पास काफी बुक्स आई थी। मैं लेवल में आपको समझाता हूँ आपको क्या क्या यूज लेना चाहिए, ठीक है। आपके सामने आपको डिस्प्ले विजिबल होगा। देखो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है और बुक्स में अब तक इंटरेस्ट नहीं था और वो इंटरेस्ट जगाना है, आपको अपने अंदर वो इंटरेस्ट लेकर आना है, तो वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो एक ऐसी बुक जो थ्योरेटिकली बहुत कम फोकस करती है, प्रैक्टिकल फोकस ज्यादा करती है, जिसके आप एक लाइन को पढ़ोगे और एक बार प्रैक्टिकल करोगे, एक पेज को पढ़ोगे और प्रैक्टिकल करोगे, वो बेटर चीज है। तो वो बुक है द हैकर्स प्लेबुक 2। हैकर्स प्लेबुक के अलग अलग वर्जन है, मैं सॉरी, हैकर्स प्लेबुक के अलग अलग वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप हैकर्स प्लेबुक 2 को पढ़ें। 1 2 3 इसके 3 वर्जन है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को गो थ्रू जरूर करें, तो ये आपको अच्छे लेवल का नॉलेज देगी। कैसे डाउनलोड करें इसे? मान लो हमें ये बुक चाहिए, अब कैसे डाउनलोड करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसके नाम को करो कॉपी, नए टैब में जाओ, नाम को एज इट इज लिखो, स्पेस दो, और एक स्पेशल ऑपरेटर है जो कि जिसका नाम है डॉक टाइप। बस ये लिख दो, डॉक टाइप, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखना। केवल डॉक टाइप लिख के एंटर प्रेस करो और आप देखोगे आपकी बुक का जहां पे भी पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है आपके पास आ चुका है, जहां भी। ये मैंने क्लिक करा, मेरी बुक का पीडीएफ वर्जन आ चुका है, मेरी बुक की पीडीएफ है ये 22.2 MB की। डाउनलोड बटन पर क्लिक करूंगा, बुक डाउनलोड हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर मैं दूसरे टैब पे भी जाता हूँ, ये बुक डाउनलोड आराम से हो जाएगी, है ना, ऐसे कंफ्यूज मत होना, आपको बस डाउनलोड करना है, बुक मिल जाएगी। ठीक है। ये दूसरे टैब में भी दिखा रहा है सेम बुक, और तीसरे टैब में भी दिखा रहा है। सारे टैब में बुक्स मिलेगी, जिससे चाहे डाउनलोड कर सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है। मान लेते हैं अगर कोई ऐसी बुक हुई, इन केस अगर कोई भी ऐसी बुक हुई जो इनमें से हमें किसी भी टैब में दिखे ही ना, कोई ऐसी बुक जो डॉक डॉक टाइप लिखने पे ना मिल रही है, तो क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, उस बुक का पूरा नाम करना है कॉपी, और एक वेबसाइट में जाना है जिसका नाम है जैन लिब। तो आपको लिखना है जैन लिब, लिब जैन लिख देना, लिब जैन .li। लिब जैन .li को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। वार्निंग किसकी तरफ से आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं। लिब जैन .net कर लेते हैं, या फिर RS कर लेते हैं। RS चल रही है। लिब जैन .RS पर मैं गया, मैंने डोमेन को, अपने नाम को एज इट इज पेस्ट करा, और सर्च बटन पर क्लिक करा, ये आ गई मेरी बुक। यहाँ पे मुझे मिरर के अंदर मिरर लिंक 1, मिरर लिंक 2 दिख रहा है, बुक का टाइप दिख रहा है PDF, EPUB, मॉबी वर्जन। मुझे केवल PDF वर्जन चाहिए है, मैंने मिरर लिंक पर क्लिक करा, यहाँ पर मेरी बुक आ जाएगी, और गेट बटन पर क्लिक करते ही मेरी बुक डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। मैंने गेट पर क्लिक करा, बुक का डाउनलोड भी स्टार्ट हो जाएगा। हो गया बुक का डाउनलोड स्टार्ट। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है अभी। बट आप लोग इस तरीके से आपको जो भी कंटेंट, जैसा भी कंटेंट चाहिए, बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये तो हो गई बुक्स की बात है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। इंग्लिश में ही मिलेगी। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर कोई चीज ना समझ आए, तो आप उसे कॉपी करो, ChatGPT पे पेस्ट कर दो, और उसे बोल दो कि हिंदी ट्रांसलेट कर दे, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, या इजी ट्रांसलेशन कर दे कि आपको समझ आ जाए, तो वो कर देगा। ठीक है। रहेगी बुक्स इंग्लिश में, ये ध्यान देना। ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक्स की कोई बुक बताऊं?
इमेजेस से बताता हूँ, ये पूरी लिस्ट नहीं दिखा रहा एक्चुअली, बट कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो मैं आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड करूंगा। मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा, एक सेकंड, एक बुक तो आपको ये पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिकल फॉरेंसिक्स इमेजिंग, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पढ़नी चाहिए, ये सेकंड नंबर पे पढ़नी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जो आपको बुक पढ़नी चाहिए, वो है ये, द बेसिक्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। आप डाउनलोड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, पहले इसको पढ़ो, दूसरी सेकंड टाइम जब इसको कंप्लीट कर लो तो उस बुक पे जाना। इस तरीके से आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स का भी नॉलेज मिल जाएगा। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स है, मैं तो दो ही रिकमेंड करी है। स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे, हर बुक में अच्छा नॉलेज, अच्छा कंटेंट मिल ही जाता है, ठीक है। बस एफर्ट्स डालने की देरी है। Got it? समझ आया सभी को? अब बात आती है कोर्सेज की, रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री में कैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वेबसाइट है जिसका नाम है 1377x.2, तो नहीं, लेकिन इसका दूसरा वर्जन चाहिएगा, हैश हैकर्स में मिल जाएगा, ठीक है। 1377x.hashhackers.com, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ चैट में। अब मान लो अगर आज मुझे कोई भी कोर्स चाहिए, है ना, मान लेते हैं यूडेमी पे कोई हैकिंग का कोर्स था, मुझे वो चाहिए, तो मैं लिखूंगा यूडेमी हैकिंग और एंटर प्रेस कर दूंगा। जब मैंने ऐसा करा, थोड़ा वेट करना है, रीडायरेक्ट भी कर सकता है थोड़ा बहुत, फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, आप देख सकते हो मेरे पास हैकिंग के काफी सारे कोर्सेज आ चुके हैं, कंप्लीट हैकिंग के कोर्सेज हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। बस इसे डाउनलोड करने के लिए यू टोरेंट की जरूरत है, तो यू टोरेंट डॉट क्लासिक नाम का सॉफ्टवेयर अपने विंडोज में इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाओगे। आपको ये वेबसाइट काफी मदद करेगी फ्री में कोर्सेज ढूंढने में। ये भी समझ आ गया सभी को? बहुत काम की है, सही से यूज लेना है बस। मार्केट में कोई भी कोर्स पसंद है, उसका नाम यहाँ के पेस्ट कर दो। मान लो आप में से कोई कहता है कि सर हमें तो कौन सा कोर्स चाहिए, कोई कोर्स का नाम बताओ, कोई भी एक कोर्स का नाम बताओ जो आप ढूंढ रहे हो, आपको चाहिए हो। नहीं है माइंड में कोई? चलो एक बार ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा। हर तरीके की कोर्स मिलने के चांसेस है, जरूरी नहीं है सब कुछ 100% मिले ही मिले, है ना। अशफाक ने कहा सर सी एच मिल सकता है, तो सी एच लिखो, एंटरप्राइज करो। यहाँ के सी एच के कुछ कोर्सेज, ठीक है, वर्जन 12 तक आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको बस यूज करने की देरी है, ध्यान से डाउनलोड करना है, यूटिलाइज करना है। तो आपको कुछ तरीके मैंने बता दिए हैं फ्री रिसोर्सेज लेने के। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि अर्निंग के तरीके क्या है। यहाँ तो मैंने लर्निंग के तरीके समझाए, साइबर सिक्योरिटी में आगे लर्न कैसे करें, आगे सीखे कैसे, कल समझाऊंगा अर्न कैसे करें। गॉट इट एवरीवन? और वो समझाने के बाद जो भी एरर्स आप लोग की मशीन में, डिवाइसेस में आ रहे हैं, अपन आराम से बैठ के रिजॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास टाइम बचेगा एरर रिजॉल्विंग के लिए। परफेक्ट। सो बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सबको। अशफाक टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने कहा कि अपन पूरे दिन एरर रिजॉल्व करेंगे, वो बेटर है। हो पाएगा क्योंकि आपके उसमें टाइम लगेगा, तुमको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता ना, ट्राई करेंगे रीजन दिखेगा, ट्राई करेंगे रीजन दिखेगा, तब वो सॉल्व होगा। एक साथ कर देंगे। बस एक दो दिन की बात है, कल कल की बात है, कल हाफ डे की बात है।